Yes, our topic is how participants saw the movement. Let us look at the different social groups that participated in civil disobedient movements. और वो ग्रुप्स कौन कौन से थे और वाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, क्यों उन्होंने ज्वाइन किया और उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था. देर आर 5 डिफरेंट ग्रुप्स. कंट्री साइड, यानी कि रूरल एरियाज में रिच पीजेंट्स और सेकंड इज़ द पुअर पीजेंट. एंड इन बिजनेस क्लास वन इज़ द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड सेकंड उनके अंडर काम करने वाले वर्कर्स और फिफ्थ women. So start with the countryside rich peasants. First topic. In the countrysides, rich peasant communities like Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement and being producers of commercial crops. Commercial crops कौन सी होती है? Like cotton, jute, sugarcane. और इनकी प्रॉब्लम क्या थी? ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, इसकी वजह से इनको अपनी क्रॉप्स के रेट नहीं मिल रहे थे, प्राइस इनके डे बाय डे गिरते जा रहे थे, तो इनकी कैश इनकम क्या थी, डिसअपियर हो गई. दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रिवेन्यू. और उनकी डिमांड थी कि उनका ये रिवेन्यू कम कर दिया जाए. बट द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट. दीज रिच पीजेंट्स बिकेम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट. और इनको ये लगता था अगर हम इस मूवमेंट से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ये डिमांड्स पूरी होंगी, हमें इनको रिवेन्यू इतना टैक्स इनको पे ना करना पड़े. और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने और भी जो रिलेटिव्स वगैरह थे उनको भी इस मूवमेंट में जुड़ने के लिए फोर्स करते रहे और मेंबर्स को भी टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स. फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, बट दे वर deeply disappointed when the movement was called off in 1931. जब इनको ये लगा कि हमारी ये जो भी हमारे डिमांड्स हैं वो पूरी होगी, लेकिन उस टाइम ये बहुत डिसअपॉइंट हो गए जब 1931 में ये मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया. विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड, बिना उनके टैक्स को कम किए बिना. सो नेक्स्ट इज द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लॉयरिंग ऑफ द रिवेन्यू डिमांड. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. अब वो भी चाहते थे, वो सिर्फ ये टैक्स में ही कमी नहीं चाहते थे, और उनमें और भी क्या प्रॉब्लम थी. ये जो गरीब किसान थे, पुअर पीजेंट थे, ये क्या करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से लैंड को रेंट पे लेते थे और फिर उसको कल्टीवेट करते थे. और जैसे एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड द कैश इनकम ड्विंडल्ड, द स्मॉल टेनेंट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट. और जैसे जैसे ये इकोनॉमिक डिप्रेशन था, प्रॉब्लम उनके साथ वो भी फेस कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे, उनको वो अपने ये रेंट जो थे नहीं पे कर पा रहे थे. दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड. दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के द्वारा. इन्होंने कई ऐसे रेडिकल मूवमेंट में भी पार्ट लिया, उनको ज्वाइन किया. द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस. लेकिन कांग्रेस ने क्या था, वो विलिंग नहीं थी इनको सपोर्ट करने के लिए. क्यों, इनके एक मेन रीज़न क्या था, अगर वो इनको सपोर्ट करते तो कहीं ना कहीं वो रिच पीजेंट्स के अगेंस्ट हो जाते. प्रॉब्लम इन दोनों की थी कि लैंडलॉर्ड को रेंट देना था और ये देना नहीं चाहते थे. अगर इनको सपोर्ट करते तो उनके अगेंस्ट हो जाते. अगर ये रिच पीजेंट्स के अगेंस्ट होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, इनको जो फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से, जमींदार से, कांग्रेस पार्टी को जो जितना उनका खर्चा इतना होता है पार्टीज़ का, तो पॉलिटिक्स में जितना भी इनको होता है वो अमाउंट ही ज़्यादातर ही कहाँ से लेते हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से या बिजनेस क्लास के लोगों से. तो वो इनको क्या था, सपोर्ट इनका कम हो जाता. इसीलिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड एक तो इसलिए नहीं थे, दूसरा इन्होंने रेडिकल मूवमेंट्स में भी पार्ट लिया था जो गांधी जी की जिसके बिल्कुल अगेंस्ट थे. इसीलिए इनको ज़्यादा उनका कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला. एंड नेक्स्ट थर्ड, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट. अब वो इस मूवमेंट में इन्होंने अपना क्या उसके रिलेट उनको कैसे किए, इस मूवमेंट के साथ कैसे जुड़े, क्या उनका रीज़न था. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल. और उन्होंने प्रॉफिट और ये पावरफुल कैसे हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या था, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे कोलैप्स होती जा रही थी.
ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार जो उन पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए या कोई और भी ऐसे रीज़न रहे, वो इतना उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी। अब उनको उसी टाइम इंडियंस के पास ये एक चांस मिला उनको कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर पाए, और ब्रिटेन की डिमांड को भी वो पूरा कर रहे थे। जैसे उन सोल्जर्स को चाहे यूनिफॉर्म चाहिए थी या वेपन्स चाहिए थे, तो उनके पास ये मौका था। जब 18 तक उन्होंने जब ये अपनी इंडस्ट्रीज़ खड़ी की, अब 10 सालों में इतना प्रॉफिट कमा चुके थे। अब वो कहते कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, वो चाहते थे कि हमारा बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड हो। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़ दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। अब वो ये था कि अगर कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन थी वो उनके ऊपर से हटा दी जाए, पॉलिसीज़ वो सारी चेंज हो जाएंगी अगर हम इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, और वो चाहते थे कि जो फॉरेन गुड्स है जो इम्पोर्ट हो रहा है उससे हमें फ़ायदा मिले, वहाँ से कोई इम्पोर्ट ना हो या कम हो। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अपनी इंडस्ट्रीज़ का जो भी गुड्स या सामान होता था वो यहाँ आके सेल करते थे, और उन पे टैक्स नहीं लगता था आने पे, और यहाँ की जो बनी हुई चीज़ें थी बाहर एक्सपोर्ट कम होती थी और उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। इसीलिए टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। इन्होंने ऐसी 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक तो इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927। और इनको लीड कर रहे थे J.D. बिरला, द इंडस्ट्रीज, और ये लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। द इंडस्ट्रीज अटैक्ड colonial government over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. और ये फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट करते थे कांग्रेस पार्टी को, और इनका इसके पीछे रीज़न भी यही था कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिशर क्या है धीरे धीरे ये कभी ना कभी इंडिया को छोड़ के जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, हमारा आएगा रूल करेंगे इंडिया वाले, तो उनकी गवर्नमेंट बनेगी, तो हमारे ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो कम हो या ख़त्म हो जाएगी, एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेंट, और बिना किसी रुकावट के हम अपना बिजनेस और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। अब जो राउंड टेबल फेल हुई थी उसके बाद से बिजनेस ग्रुप के जो लोग थे वो इतना सपोर्ट बढ़ चढ़कर उनको नहीं कर पाए, उनका इंटरेस्ट कम हो गया, कह सकते हो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनमें ये था कि पहला जो था फेल हो गया बिना किसी उनकी डिमांड को पूरा किए, अब सेकंड में उनको उतना वो इंटरेस्ट नहीं रहा। एंड दे वर अप्रेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़, और वो इस चीज़ से भी डरते थे कि अगर फिर से कोई ऐसा मूवमेंट वगैरह होगा या रेडिकल्स या ऐसे कुछ होगी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की वजह से अगर हमारे बिजनेस को कोई नुकसान हुआ, एंड द वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिसरप्शन ऑफ बिजनेस एज वेल एज ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमंगस्ट द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस। और जो अब कांग्रेस के जो न्यू यंगर मेंबर आ रहे थे जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें लगता था कहीं ना कहीं हमें इसमें कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये कांग्रेस पार्टी थी ये इन बिजनेस क्लास को, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता था, जैसे रिच पीजेंट्स है तो वही ये प्रॉब्लम यहाँ भी थी, तो इनको ये सपोर्ट करते थे बिजनेस क्लासेस, जो ये फंड देते थे जिससे इनकी पार्टी चलती थी। तो अगर ये इनको वर्कर्स को उनको डिमांड को सुनते, और वर्कर्स की डिमांड क्या होती है कि वर्किंग आवर्स इनके कम किए जाए और इनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, इनसे कोई ज़्यादा बेगार वगैरह ना ली जाए, अगर ये इनको सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज के खिलाफ होते हैं, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें। और एक सिर्फ नागपुर रीजन के ही लोग थे जो इस मूवमेंट में जिन्होंने ज़्यादा पार्ट लिया था। एज द इंडस्ट्रीज केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज के क्लोज ज़्यादा हो रहे थे कांग्रेस, उतना ही वर्कर्स उनसे दूर होते जा रहे थे। फिर भी इसके बावजूद सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम like boycott of foreign goods as part of their own movement against low wages और poor working condition। ये इनकी 2 प्रॉब्लम्स थी। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932
In 1930, thousands of workers in छोटा नागपुर टिन माइंस वोर गांधी कैप, और वो इसको सपोर्ट कर रहे थे गांधी प्रोग्राम को, और उन्होंने गांधी कैप लगा के ऐसे एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज में भी पार्टिसिपेट किया एंड बॉयकॉट कैंपेन्स। बट द कांग्रेस वाज रेलुक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो इंटरेस्टेड नहीं थे इनको वर्कर्स को इंक्लूड करने में, एंड डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल कि हम इनको स्ट्रगल में पार्ट दें। It felt that this would alienate industries and divide the anti-imperial forces. Now last, women's का क्या participation रहा? Another important feature of the civil disobedience movement was the large-scale participation of women. During Gandhiji's Salt March, thousands of women came out their homes to listen to him. और जो हमने पढ़ा था डांडी मार्च और ये सारा जो सॉल्ट मार्च, उसमें क्या था, जहाँ भी ये रुकते थे लोग उनको सुनने के लिए आते थे आसपास के गांव, उनमें कुछ लेडीज़ भी, वीमेंस भी आती थी उनको सुनने के लिए। दे पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्चेज, और उनमें उसमें पार्टिसिपेट भी किया, और सॉल्ट बनाने में मैन्युफैक्चर सॉल्ट, पिक्टेड फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिक्विड शॉप्स, और कई जेल भी गई इसके लिए। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, और ये जो मोस्टली थे जो अर्बन एरियाज़ की हाई कास्ट फैमिली, और रूरल एरियाज़ में जो रूरल एरियाज़ की जो हाई सोसाइटी यानी कि जो रिच पीजेंट्स थे उनके घर से ये जो वीमेंस थी, स्पेशली वो उन घरों से ये होती थी। एंड मूव्ड बाय गांधीजी's कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वीमेन, और वो ये मानती थी कि ये हमारा एक तरह से अपने नेशन के तरफ ये सर्विस देना एक हमारा पवित्र कह सकते हो ये धर्म था, एक ऐसे ड्यूटी मानते थे कि हमारी ड्यूटी है, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। बट ये नहीं है कि ये सब कुछ करने से उनकी कुछ पोजीशन में कोई चेंजेस आए थे। गांधी जी, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था इट वाज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, यानी कि अपने घर को संभालना, चूल्हा चौका देखना, एंड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization, और ना ही लंबे टाइम तक कोई कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें कोई ऐसा हाई अथॉरिटी कोई जगह या ऐसी कोई मिली थी। एंड इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस, ये एक सिर्फ एक उनका सिंबॉलिक प्रेजेंस ही थी इस कांग्रेस पार्टी में उनके लिए। अब लास्ट टॉपिक सी, यस, नेक्स्ट टॉपिक, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑफ स्वराज, सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स नहीं थे जो इस स्वराज से इन्फ्लुएंस थे। उनमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स, who from around the 1930s had begun to call themselves दलित्स और oppressed, और 1930 के बाद से वो खुद को दलित्स कहने लगे थे। For long the Congress had ignored the Dalits for fear of offending the Sanatans, the conservative high caste Hindus, और लंबे टाइम तक कांग्रेस ने उन दलित्स पे कोई कंसर्न या कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर उनको सपोर्ट किया या उन पे ध्यान दिया गया तो कांग्रेस के जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज थे वो उनसे सनातन पंथी जिनको कहते थे वो उनसे डरी हुई थी, और उनका लगता था ये उनका सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। महात्मा गांधी ने ये ऐलान किया था कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किए बिना हम 100 साल तक भी स्वराज को नहीं पा सकते हैं। ही called the untouchable हरिजन, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उन्होंने उनके लिए सत्याग्रह मूवमेंट भी किए, लाइक दे to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. He himself cleaned toilets to dignity the work of the Bhangis and persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। उन्होंने उनको हर जगह उनकी जगह दिलाने के लिए, हर उनको राइट दिलाने के लिए काफ़ी कुछ किया, और यहाँ तक कि उन्होंने टॉयलेट क्लीन की, झाड़ू ये लगाना, साफ़ सफाई करना, और हाई कास्ट के लोगों को ये उनको मनाने की इस चीज़ के लिए कोशिश की कि वो अपना हर्ट को चेंज करें और इस द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी को छोड़े। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटीज़। दे बिगेन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को इकट्ठा करने लगे, डिमांडिंग रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स
In separate electorate, the representative of a particular community is elected by the eligible voters belongs to the same community only. अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्टोरेट जिस जगह से जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा उसको वोट डालने वाले भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे. एंड दलित्स मेंबर फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी उन्होंने डिमांड की. एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सोशल डिसएबिलिटीज़. उन्हें ये लगता था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन. इसीलिए इस मूवमेंट में दलितों की जो सपोर्ट था वो बहुत कम था, स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर एरिया में, क्योंकि यहाँ खास तौर से उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930. और ये इस चीज़ को इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट करने वाले थे, जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन यानी कि दलित्स की जो एसोसिएशन थी, क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स. यहाँ अम्बेडकर ने दलित्स के लिए ये डिमांड की थी कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए. और इनके ये लीडर थे दलित्स के, क्योंकि ये खुद भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर. और सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यही डिमांड की. व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट एंड टू डेथ. जब इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी इस डिमांड को मान लिया. ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे, ये उनकी एक पॉलिसी थी. इट वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, कि आपस में ये लड़ेंगे और हम इन पे रूल करेंगे. और एक कम्युनल अवार्ड होता है, जैसे कि मैकडोनल्ड अवार्ड जिसके नाम पे दिया गया था ये. इट रेफर्स टू अ कम्युनल इलेक्टोरेट ऑन 16 अगस्त 1932, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड. अकॉर्डिंग टू दिस कम्युनल अवार्ड, मुस्लिम्स या जो भी बुद्धिस्ट थे, सिख थे, माइनॉरिटी में जो थे, इनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना था. जब डिप्रेस्ड क्लास इनको अगर दिया जाता है तो फिर क्या था, गांधी जी को ये लगता था कि अगर हिंदुओं के ही दो अलग अलग पार्ट बन गए तो हम कैसे इनको एक कर पाएंगे. और गांधी जी चाहते थे कि यूनिटी बने, सबको एकजुट करना चाहते थे. और इसीलिए जब ब्रिटिशर्स ने इसको कंसीड यानी कि एग्री कर दिया कि हम इनको सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, तब गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए कि जब तक ये अपनी डिमांड वापस नहीं लेते हैं, मैं खाने का मरते दम तक कुछ नहीं खाऊंगा. गांधी जी बिगेन अ फास्ट अंटिल डेथ. ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी. और अल्टीमेटली क्या हुआ, अम्बेडकर एक्सेप्टेड गांधी जी पोजिशन एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932. और इस पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने इस चीज़ को, ये समझौता हुआ और उन्होंने अपनी जो चीज़ डिमांड थी वो वापस ले ली. इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिनको बाद में शेड्यूल कास्ट से कहा गया, रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें क्या रिजर्व सीट्स दे दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में. बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट. अब ये नहीं था कि सिर्फ उन्हीं की कम्युनिटी के लोग उन्हें वोट डालेंगे, ये जनरल इलेक्टोरेट उनको दे दिया गया. द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रीहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट. अब प्रॉब्लम नेक्स्ट है, मुस्लिम्स के बारे में देखते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम थी. सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. अब इस मूवमेंट में इंडिया के कुछ मुस्लिम के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे और उनके प्रति कोई उन्होंने भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया. क्यों? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत, लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस. और वो काफ़ी एक मुस्लिम का बड़ा हिस्सा या लोग उससे कटे हुए से फील कर रहे थे. इन 1920 फ्रॉम द मिड 1920s the Congress came to be more visible associated with the openly Hindu religious nationalist groups like the हिंदू सभा. क्योंकि 1920 के मिड में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू अखिल भारत हिंदू महासभा और इस तरीके से जैसे कुछ संगठन थे या ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके काफ़ी करीब दिखने लगी थी. अब हिंदू महासभा नाम से जो आ गया तो लोग क्या थे, उसमें ज़्यादा हिंदू इन्वॉल्व हो रहे थे. तो ये कहीं ना कहीं उनमें आपस में क्या था, डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था कि हिंदू अलग कम्युनिटी, मुस्लिम अलग.
तो जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच उनके रिलेशन जो ख़राब होते गए, तो दोनों कम्युनिटी में एक ये जो रैलीज वगैरह निकाली जाने लगी, मिलिटेंट फेवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रियोट्स इन वेरियस सिटीज़, और दंगे वगैरह होने लगे अलग सिटीज़ में। एवरी रियोट्स डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, और हर इन दंगों में दोनों कम्युनिटी के बीच में जो डिस्टेंस था वो और ज़्यादा डिपेंड यानी कि गहरा होता गया। The Congress and the Muslim League made effort to renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. और कांग्रेस और इन्होंने काफ़ी नेगोशिएट या इनकी बातचीत करने की कोशिश की, इनको एक करने का ट्राई किया। 1927 में उन्हें ऐसा लगा कि अब यूनिटी हो जाएगी इनमें आपस में। और सबसे इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। और मेन उस टाइम मुद्दा ये था कि जो आगे विधानसभा के जो इलेक्शन थे उसका रिप्रेजेंटेटिव पे क्वेश्चन थे। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। अब वो भी ये चाहते थे मुस्लिम्स भी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, लेकिन उनके जब इन्होंने काफ़ी बातचीत करके जब बात कुछ बनने लगी, समझाया सबको, तो उन्होंने एक ही डिमांड रखी कि हम एक ही शर्त पे अपनी इस डिमांड को छोड़ेंगे। वो क्या थी? इफ़ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces like Bengal and Punjab। उनका ये मानना था कि उन्हें अगर रिजर्व सीट दी जाए सेंट्रल असेंबली में, और जहाँ पॉपुलेशन मुस्लिम डोमिनेटेड ज़्यादा है, जो मुस्लिम ज़्यादा लोग हैं जैसे बंगाल और पंजाब में, वहाँ उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। Negotiation over the question of representation continue, but all hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928 disappeared when M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise। लेकिन जैसे इस पे बहस वगैरह जो चली रही थी कि 1928 में जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में की महासभा में M.R. जयकर ने इस पे किए पे यानी कि सारा पानी फेर दिया कह सकते हो, तो इसके अगेंस्ट जो उन्होंने बोला या अपोज किया इस बात को, तो जिससे क्या था, सारी जो इस मुद्दे की जो संभावना थी, जो ये लगा कि अब कुछ होगा या बात बनेगी, तो वो सब कुछ खत्म हो गया उस टाइम में। When the civil disobedient movement started, there was thus an atmosphere of suspicious and distrust between communities। अब इस मूवमेंट शुरू हुआ उस समय दोनों कम्युनिटी के बीच में एक डिस्ट्रस्ट का माहौल सा बना हुआ था। कांग्रेस से जो कटे हुए मुस्लिम्स थे और किसी भी वो इस लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम, और वो किसी यूनाइटेड स्ट्रगल करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता और इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया, और उन्हें ये इस चीज़ को लेकर चिंता थी कि हम यहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, हमें कोई राइट मिलेंगे या नहीं, या हमारे साथ क्या होगा, हमें रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा कि नहीं। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी सबमर्ज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अ हिंदू मेजोरिटी। और उनको ये डर था कि जो हिंदू प्रधान या जो है हिंदू ज़्यादा है यहाँ पे, तो उनकी इस कंडीशन में कहीं हम अपना कल्चर और आइडेंटिटी और संस्कृति को, हम पहचान को कहीं हमारी खो ना जाए। दैट्स इट।